गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो लेट्स बिगिन ए न्यू चैप्टर और लास्ट चैप्टर है ये इनकम टैक्स का। इसके बाद टैक्सेशन जो इनकम टैक्स है आपकी फिनिश हो जाएगी। उस चैप्टर का नाम है रिटर्न ऑफ इनकम। बेहद ही खूबसूरत चैप्टर है ये, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। और इस चैप्टर में क्या आप डिस्कस करेंगे? अभी तक जो भी आपने सीखा है वो ये सीखा है कि इनकम कैसे निकाली जाती है, उसके ऊपर टैक्स कैसे निकाला जाता है, लेकिन गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि मेरी इनकम क्या है, आपकी इनकम क्या है, किसी और की इनकम क्या है। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में एक रिक्वायरमेंट इम्पोज कर रखी है और ड्यूटी आपके ऊपर डाल रखी है कि आप अपनी प्रीवियस ईयर की इनकम का लेखा जोखा गवर्नमेंट के सामने रखेंगे एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में, प्रेस्क्राइब्ड टाइम के अंदर, और इसी को रिटर्न ऑफ इनकम का नाम दिया गया है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में। वैसे तो ये चैप्टर काफी लेंदी है, लेकिन इसका कुछ ही पोर्शन, बहुत स्मॉल पोर्शन हमारे सी इंटरमीडिएट या सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर है। बाकी ये जो चैप्टर है वो सीए फाइनल में आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। और आप देखेंगे जब आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमने इंटरमीडिएट में तो कुछ पढ़ा ही नहीं। यानी कि एक तरीके से ये जो चैप्टर है 5% ही हम यहाँ पढ़ेंगे, 95% जो है सीए फाइनल लेवल पर या आपको प्रोफेशनल लेवल पर, सीएस प्रोफेशनल लेवल पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि रिटर्न ऑफ इनकम क्या है, कि अपने प्रीवियस ईयर जो भी आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसका लेखा जोखा आपको एक फॉर्मेट में, जो कि प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होगा, एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में जो कि गवर्नमेंट ने आपको बता रखा होगा, और प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर आपको अपनी इनकम का, टोटल इनकम का लेखा जोखा गवर्नमेंट के सामने रखना पड़ेगा। जो आप प्रेस्क्राइब फॉर्म में अपना लेखा जोखा रखते हैं गवर्नमेंट के सामने, उसी को रिटर्न ऑफ इनकम कहा जाता है। अब आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि सर किस किस के लिए रिटर्न ऑफ इनकम जरूरी है। खुशी अपने मन में सोच रही होंगी सर मैंने तो आज तक रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरी। अंशिका अपने मन में सोच रही होंगी कि सर मैंने तो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम आज तक नहीं भरी। हर्ष सोच रहे होंगे, ऋषभ सोच रहे होंगे कि सर मैंने तो आज तक रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरी। तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 आपको ये बताएगा कि किन किन लोगों के लिए रिटर्न ऑफ इनकम होना जरूरी है, रिटर्न ऑफ इनकम भरना जरूरी है। सबसे पहले बात आती है एवरी कंपनी और ए फर्म। कोई भी कंपनी अगर है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो फॉरेन कंपनी है, चाहे वो इंडियन कंपनी है, और ए फर्म, ठीक है ना, इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन के अंदर टाइम भी दिया हुआ है कि किस एसएससी को किस समय तक अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। टाइम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि किसे किसे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। तो बात आती है हर एक कंपनी को और फर्म को ऑलवेज अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी, चाहे उनकी टोटल इनकम जीरो हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप कंपनी हैं, अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, और अगर आप फर्म हैं एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, तो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। बात खत्म, क्लियर हो गई बात। एनी अदर पर्सन, यानी कि अदर देन कंपनी और अदर देन ए फर्म, तो एनी अदर पर्सन में सब लोग आ जाएंगे। इंडिविजुअल आ जाएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ जाएगी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन आ जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आ जाएगा, लोकल अथॉरिटी आ जाएगी। कंपनी और फर्म को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं तो एनी अदर पर्सन में कवर्ड हो जाएंगे। तो एनी अदर पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। इफ हिज ग्रोस टोटल इनकम, मैं ये नहीं बात कर रहा हूं टोटल इनकम। जब आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 की लैंग्वेज देखेंगे तो वहां पर टोटल इनकम ही लिखा हुआ है।
लेकिन जब मैं उसे पूरा डिटेल में समझाऊंगा तो आप पाएंगे कि टोटल इनकम वर्ड ना होके ग्रोथ टोटल इनकम होना चाहिए था। लॉ मेकर्स सीधे सीधे बात कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि बेचारे विद्यार्थियों पर क्या फर्क पड़ेगा, स्टूडेंट कैसे इस टेक्निकल भाषा को समझ पाएंगे। उन्हें तो थोड़ा अगर बात सीधी सीधी भी करनी है, अगर उन्हें कोई सिंपल प्रोविजन भी बताना है तो थोड़ा घुमा फिरा के बताएंगे, तो घुमा फिरा के ही उन्होंने यहां बताया है। तो जब हम देखेंगे तो एनी अदर पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम इफ हीज ग्रोस टोटल इनकम, बात मैं कर रहा हूं ग्रोस टोटल इनकम की। ग्रोस टोटल इनकम आती है बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर एक्शन 80C to 80U, और जो आपकी टोटल इनकम आती है वो आती है आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन अंडर एक्शन 80C to 80U। देखा जाए आपको टैक्स टोटल इनकम पर देना होता है। अगर टोटल इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा होगी तो ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। अगर आप 60 साल से कम के इंडिविजुअल हैं तो 2.5 लाख रुपए हो सकती है। 60 साल से 80 साल तक के अगर इंडिविजुअल हैं और रेजिडेंट भी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो 3 लाख की मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, 80 ईयर्स से ऊपर के रेजिडेंट हैं, तो आपकी 5 लाख रुपए की जो इनकम है नॉट चार्जेबल टू टैक्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। क्लियर? तो अगर आपकी टोटल इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स से ज्यादा है तो टैक्स तो आपको तभी भरना है। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम ये रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के लिए हम बिफोर डिडक्शन देखेंगे, और बिफोर डिडक्शन जो वर्ड आता है उसे क्या कहते हैं बेटा? ग्रोस टोटल इनकम। यानी कि अगर ग्रोस टोटल इनकम आपकी मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है तो हम आपके ऊपर एक ड्यूटी काट कर रहे हैं कि आपको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम तो फाइल करनी ही करनी पड़ेगी। मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा। कभी आप सोचेंगे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से टैक्स भी जमा करना पड़ेगा। अरे नहीं बैठ रहा आपका टैक्स, टैक्स मत जमा कीजिए, लेकिन आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। ना केवल 80C to 80U की डिडक्शन को इन्होंने मना किया है रिटर्न फाइल करने के लिए, बल्कि कुछ और चीजों को भी मना किया है। सेक्शन 54 की आपको अगर पता हो एग्जेम्पशन मिलती है कैपिटल गेन में। 54 है, 54B है आपका, 54D है, 54EC है अगर आपको ध्यान हो, 54F है जो हमने पढ़ी है वो यही पढ़ी है। इसके अलावा 54GB है, 54GA भी है और 54GB भी है, क्योंकि 54G, GA एंड GB इन नॉट इन योर कोर्स। क्लियर है? उसको डिडक्शन एग्जेम्पशन कैसे दी जाती है वो आपके कोर्स में नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में ये वाली एग्जेम्पशन है, इन एग्जेम्पशन को लेने के बाद ये अगर एग्जेम्पशन है तो ये तो ग्रोस टोटल इनकम का भी पार्ट नहीं हुआ करती। तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के लिए हम ये देखेंगे कि इन एग्जेम्पशन को अगर एसएससी क्लेम नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी, लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने की जो रिक्वायरमेंट है बिफोर गिविंग दीज एग्जेम्पशन है। यानी कि इन एग्जेम्पशन को लेने से पहले आप ये देखिए कि क्या आपकी ग्रोस टोटल इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा आ रही है, जैसे कि 2.5 लाख से या 3 लाख से या 5 लाख से ज्यादा आ रही है। और अगर है तो एवरी अदर पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर गिविंग दीज एग्जेम्पशन, बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर एक्शन 80C to 80U। अब आप कहेंगे सर फर्म के केस में और कंपनी के केस में और एनी अदर पर्सन में क्या अंतर है? अंतर है, देखिए हो सकता है कि एक इंडिविजुअल हो, उसकी डिडक्शन को क्लेम करने से पहले, एग्जेम्पशन को क्लेम करने से पहले जो इनकम आ रही है वो आ रही है 2.5 लाख रुपए से कम, या लॉस आ रहा है, तो क्या ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। लेकिन फर्म को जरूर करना पड़ेगा, कंपनी को जरूर करना पड़ेगा, चाहे आपकी टोटल इनकम है नहीं है, लॉस है या नहीं है। एवरी कंपनी एंड एवरी फर्म
इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम। जल्दी से बताइएगा बेटा, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब एक एक वर्ड, एक एक लाइन मैं आपके सामने पढ़ूंगा और साथ के साथ ये समझाऊंगा, क्योंकि बात सिंपल सी है लेकिन बड़ी घुमा फिरा के इन्हें लिखने की आदत है, तो हमें दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए। तो सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी and a partnership firm to file its ITR on or before due date irrespective of level of income and even in case of loss। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को तो अपनी ITR फाइल करनी ही करनी है। सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी पर्सन अदर देन ए कंपनी एंड ए पार्टनरशिप फर्म टू फाइल ITR ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इफ हिज टोटल इनकम, और टोटल इनकम देखिएगा यहां पे वर्ड है टोटल इनकम, और टोटल इनकम ऑफ सम अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसेबल ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर उसकी टोटल इनकम ज्यादा हो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, सब कुछ भ्रम है। सेकंड पॉइंट को देख के आप नतीजा नहीं निकाल सकते। इससे तो ऐसा लग रहा है कि आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन, आफ्टर अलाउइंग एग्जम्पशन 54, इसके अलावा भी एग्जम्पशन होती हैं 54 के अलावा भी, तो हम सब एग्जम्पशन तो क्लेम करते ही करते हैं। तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि आपको तभी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। लेकिन आगे देखिएगा, थर्ड पॉइंट में देखिएगा, फर्दर एवरी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, EOP BOI और आर्टिफिशियल पर्सन सेल फाइल द ITR ऑन बिफोर द ड्यू डेट इफ टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग डिडक्शन ऑफ सेक्शन 80C to 80U। अरे भले मानुस, लो मेकर से मेरा रिक्वेस्ट है, अरे GTI कर देते थे कि अगर ग्रोस टोटल इनकम, ये कह रहे हैं टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, तो 80C to 80U की डिडक्शन देने से पहले क्या चीज आती है, ग्रोस टोटल इनकम ही तो आती है। लेकिन नहीं, सीधे सीधे बात लिखने की आदत नहीं है इनकी। एंड विदाउट allowing exemption under section 54, 54B, 54D, E3, F, G, GA, GB exceed the basic exemption limit। इस बात को सेकंड की तो कोई जरूरत ही नहीं है। एक तरीके से देखा जाए, एक तरीके से जो सेकंड पॉइंट है वो इररेलेवेंट है, कोई यूज ही नहीं है इसका, भ्रम है। थर्ड पॉइंट से पता लग रहा है कि एनी अदर पर्सन को रिक्वायरमेंट कब है अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने की। क्लियर है बात बेटा? अगर GTI, और GTI भी बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 वाली जो सीरीज है, इसके अलावा भी एग्जम्पशन हो सकती है, उन्हें तो क्लेम कर लीजिए आप, वो तो टोटल इनकम GTI का पार्ट होती ही नहीं है। GTI का पार्ट 54 वाली एग्जम्पशन भी नहीं होती। माना लॉन्ग टर्म के हाउस को बेचा आपने, हाउस को बेच के 3 लाख का कैपिटल गेन आया, एक नया हाउस खरीद लिया तो 54 की आपको एग्जम्पशन मिल गई, तो कैपिटल गेन तो कुछ आएगा ही नहीं ना। अगर आपने 3 लाख या उससे ज्यादा का हाउस खरीद लिया तो कैपिटल गेन तो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो नील आएगा, तो GTI में तो आएगी नहीं वो चीज, तो GTI में अभी भी नहीं आनी है क्योंकि एग्जम्प्टेड है वो 54 में। लेकिन आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है या नहीं करनी, उसे चेक करने के लिए आपको अगर ये एग्जम्पशन ली भी हैं तो इन्हें जोड़ दीजिएगा अपनी GTI में, केवल देखने के लिए कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है या नहीं करनी। टैक्स निकालने की बात नहीं कर रहा मैं, टैक्स तो जैसे आप निकालते हैं वैसे ही, केवल रिटर्न ऑफ इनकम आपको फाइल करनी है या नहीं करनी, ये चेक करने के लिए आप 54 की जो एग्जम्पशन लेते हैं उसे अपनी GTI में जोड़ दीजिएगा। और अगर जोड़ के वो 2.5 लाख से ज्यादा आ जाती है GTI, या 3 लाख से ज्यादा आ जाती है, या 5 लाख से ज्यादा GTI आती है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। जल्दी बताइए बेटा, क्लियर है ये पॉइंट? कंपनी को, फर्म को ऑलवेज रिक्वायर्ड, एनी अदर पर्सन को तभी रिक्वायर्ड है अगर उनकी GTI बिफोर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 की जो सीरीज है। GTI की बात कर रहा हूं, टोटल इनकम की बात नहीं कर रहा। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूंगा तो फिर बात करूंगा कि बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन 80C to 80U और बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 वाली सीरीज, तब मैं ऐसा लिखूंगा। अगर मैं बात करता हूं कि इफ द GTI, तो सिर्फ और सिर्फ लिखूंगा फिर बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 सीरीज। अगर ज्यादा है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से, तो हर उस आदमी को फिर रिटर्न ऑफ इनकम अपनी फाइल करनी
पड़ेगी। जल्दी से बताइए बेटा, क्लियर है ये चीज? जल्दी से, फास्ट। दिस पॉइंट इज क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। गवर्नमेंट यहां पर भी शांत नहीं है। गवर्नमेंट, आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी अलग अलग जनसभाओं में बार बार ये चिल्लाते रहते हैं कि हमारे यहां जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी चोरी बड़ी होती है जी। केवल 10 लाख इंडिविजुअल रिटर्न भरते हैं। मेरा आंकड़ा हो सकता है 10 लाख की जगह ज्यादा हो, मैं उस आंकड़े पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि 140 करोड़ देशवासियों में से 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या पहुंच चुकी है। उनका सोचना यह है कि कैसे मैं मान लूं कि केवल 10 लाख लोग ही जो रिटर्न फाइल करते हैं, 10 में 20 लाख भी हो सकते हैं, 25 लाख भी हो सकते हैं, बात उसकी नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं। यानी कि बाकी जनता ये कहती है कि मेरी तो इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम है। कैसे मान लें हम कि जितने लोग रिटर्न फाइल करते हैं उससे कई गुना ज्यादा तो लोग विदेश यात्रा में खर्च कर देते हैं। जो आदमी विदेश जा रहा है तो कैसे उसका मान लिया जाए कि उसकी इनकम ही नहीं है? कैसे मान लिया जाए? 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख जो भी एग्जम्पशन है, तो बड़ी छोटी सी एग्जम्पशन है देखा जाए। तो जो आदमी जाता है विदेश तो कैसे मान लिया जाए? जिस आदमी की विदेश में कोई एसेट है, कैसे मान लिया जाए भाई? इंडिया में ही एसेट नहीं रख पाते आदमी, अब विदेश में आपकी कोई एसेट है, कैसे मान लिया जाए कि आपकी इनकम नहीं होती होगी? यानी कि सफेद झूठ बोल रहे हैं। अब आप कहेंगे जी चेक कर लो जी, अब गवर्नमेंट के पास भी मशीनरी कम है, जो कैसे अलग अलग लोगों को चेक करे और जिनकी रिटर्न भी नहीं पता। तो गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल क्राइटेरिया, कुछ अदर क्राइटेरिया भी लगाए हैं कि अगर आप इन क्राइटेरिया में फंसते हैं तो चाहे आपके ऊपर पॉइंट नंबर 3 एप्लीकेबल था या नहीं था, यानी कि आपकी इनकम जीटीआई बिफोर क्लेमिंग 54 एग्जेम्पशन मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा थी या नहीं थी, लेकिन अगर आप नीचे वाले क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो हर उस व्यक्ति को भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। हम फिर कुछ नहीं सुनेंगे। आप कह दें कि जी मेरे लॉस था, मेरी इनकम मैक्सिमम अमाउंट से कम थी, कोई बात नहीं, हम टैक्स थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, हम तो एक गला थोड़ी दबा रहे हैं आपका कि टैक्स भी दीजिए। हम तो कह रहे हैं रिटर्न फाइल कर दीजिए। हम भी तो देख लें कि आप अपने रिटर्न में क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। समझ आ रही है बात बेटा? तो पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 देखिएगा। 4th और 5th पॉइंट जो है इंडिविजुअल और एचयूएफ पे लगता है। 4th पॉइंट एक ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ पे लगता है जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, यानी कि 4th पॉइंट एनआर पर नहीं लगता, नॉन रेजिडेंट पर नहीं लगता और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट पर, इंडिविजुअल पर भी नहीं लगता है। यह सिर्फ ROR पर लगता है। एक ऐसा इंडिविजुअल और एक ऐसा एचयूएफ इन इंडिया हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश ITR, यानी कि ऊपर वाले प्रोविजन में वो रिक्वायर्ड नहीं था टू फाइल ITR, एंड हु एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन होल्ड्स एनी एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आप ROR हैं, आप ऊपर की क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं क्योंकि आप ये दावा करते हैं कि मेरी इनकम GTI ज्यादा नहीं थी, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स से ज्यादा, ठीक है। आप ये देखिए कि क्या आप ROR हैं? जी हां, मैं ROR हूं। आप ये देखिए कि क्या आपकी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया कोई एसेट है या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है? हां जी है। तो गवर्नमेंट कह रही है प्लीज फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। सर मेरी तो इनकम नहीं है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स से ज्यादा, उसे भूल जाइए, आप ऊपर वाले पॉइंट को भूल जाइए। आप नीचे वाले पॉइंट में कवर्ड हैं कि आप ROR हैं, हां जी हूं। आपकी कोई एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, हां जी है। तो प्लीज फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम।
सेकेंड क्राइटेरिया, इज ए बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी। हो सकता है कि फर्म में आपने पैसा लगा रखो, कैपिटल लगा रखी हो, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, शेल फर्निश इज ITR ऑन बिफोर द ड्यू डेट। तो ROR के लिए ये दो क्राइटेरिया हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, वो हर एक इंडिविजुअल और HUF पे लगता है, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हैं, चाहे आप रेजिडेंट हैं, चाहे रेजिडेंट ROR हैं, चाहे NOR हैं। ये वाले जो क्राइटेरिया हैं, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये सभी के ऊपर लगते हैं। क्या आपने साल में 1 करोड़ या उससे ज्यादा करंट अकाउंट में जमा कराए हैं भाई? 1 करोड़ या उससे ज्यादा करंट अकाउंट में जमा कराए हैं जो बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक में है? हाँ जी, जमा कराए हैं। तो बढ़ा ये गले में उतारना कि जी 1 करोड़ रुपए जो करंट अकाउंट में जमा करा रहा है, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि मेरी इनकम तो है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे भारतवासी पाए जाते हैं इंडिया में। यही सबसे बड़ी सरकार की चिंता है, और धीरे धीरे करके ऐसे लोगों की गर्दन को जो है गवर्नमेंट पकड़ रही है। रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवा के उनका लेखा जोखा तो आ जाए, भैया क्या काम करते हैं, कहां रहते हैं, फिर गवर्नमेंट धीरे धीरे करके पकड़ेगी उन्हें। तो जो ऊपर की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइटेरिया ये हैं, 1 करोड़ या उससे ज्यादा आप करंट अकाउंट में जमा करते हैं, चलिए आ जाइए, रिटर्न ऑफ इनकम भरिए। आप अपने ऊपर या किसी और पर्सन की ट्रैवल के ऊपर, फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख से ज्यादा खर्च करते हैं साल का? हाँ जी करते हैं, आ जाइए, रिटर्न ऑफ इनकम भरिए। क्या आप बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा चुकाते हैं? 1 लाख यानी करीब 8-9 हजार रुपए पर मंथ। आम आदमी के घर का नहीं आता, जिनकी इनकम है तब भी नहीं आता आराम से 8-9 हजार रुपए पर मंथ का बिजली का बिल। 1 लाख रुपए ज्यादा का बिजली का बिल चुका रहे हैं और आप कह रहे इनकम नहीं है? आ जाइए, रिटर्न ऑफ इनकम भरिए और फुलफिल सच अदर कंडीशन एज में बी प्रेस्क्राइब। तो फिलहाल इकोनॉमिक क्राइटेरिया कितने हैं? 3 है। करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा है आप जमा करा रहे हैं, आप अपने ऊपर या किसी और की फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख से ज्यादा खर्च करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का बिल जो है 1 लाख से ज्यादा का चुकाते हैं। ये सभी इंडिविजुअल के लिए है, सभी HUF के लिए है। समझ आ रही बात बेटा? तो ऐसे लोगों को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। क्लियर? सबसे मेन सेक्शन था, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पर आ जाइए अब। पारस एज्ड 55 years is a resident of India. During the financial year 21-22, interest of ₹288,000 were credited to his non-resident account, external account, NRE account. कुछ ध्यान आ रहा है बेटा? NRE अकाउंट कहीं सुना था हमने, कुछ सुनावा लग रहा है बेटा। 2,88,000 रुपए इंटरेस्ट मिला उसे NRE अकाउंट से। लग रहा है कुछ सुना सुनाया सा या नहीं लग रहा बेटा NRE अकाउंट के बारे में? ये इंटरेस्ट इनकम होती है बेटा एग्जेम्प्ट। जब मैं एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में बता रहा था सेक्शन 10 के बारे में, तो सेक्शन 10(4) के अंदर ये इनकम है एग्जेम्प्टेड। मैंने कहा था जितने भी काम की एग्जेम्पशन है, क्योंकि सेक्शन 10 अपने आप में बहुत ज्यादा लेंदी है, सारी चीजें आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी जरूरी थी, जितनी पेपर में जनरली पूछी जाती हैं, तो वो सारी की सारी मैंने दे रखी हैं। तो सेक्शन 10 में ये एग्जेम्प्टेड है। बीइंग इंटरेस्ट 30,000, बीइंग इंटरेस्ट ऑन FD विद SBI, ये 30,000 का FD पर इंटरेस्ट मिला। was credited to his saving account during this period. He also earned 3,000 as interest on this saving account. तो 3,000 रुपए का इंटरेस्ट वो सेविंग अकाउंट पर है, FD पर इंटरेस्ट था 30,000 रुपए का। इज पार रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। अब अगर आप GTI देखेंगे तो GTI में 2,88,000 रुपए तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि तो एग्जेम्प्टेड है। तो GTI में एक 30,000 एक आ गया और एक 3,000 रुपए का इंटरेस्ट ही आ गया। क्लियर? तो GTI में क्या हो गया? 33,000 आ गया। जो चीज एग्जेम्प्टेड वो आएगी नहीं, 33,000 आ गया।
इसके अलावा 80 TTA भी देंगे भाई, 55 साल का बच्चा है, 60 साल का बुढ़ा नहीं हुआ अभी, तो 80 TT भी मिल जाती है अदरवाइज। और इस बच्चे को कितनी एग्जाम्पशन देनी है आपको 80 TTA में? 10,000 की। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल इनकम तो इस बच्चे की बेचारे की 23,000 रुपये आई, लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है नहीं करनी वो हम GTI से देखेंगे। उस GTI में अगर आपने 54 वाली सीरीज की एग्जाम्पशन भी ले रखी है तो उसे भी एक नोशनल बेसिस पर जोड़ा जाएगा, GTI में कहीं नहीं आती। जैसे 2,88,000 GTI में कहीं नहीं आया है, वैसे ही जो कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन मिलती है 54 में वो भी GTI में कहीं नहीं आती। लेकिन आपको पता तो होगा ना, तो आप एक तरह से नोशनली उसे अलग से जोड़ेंगे, ये पता लगाने के लिए कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है नहीं करनी। वहां पे ये भी चीज नहीं है। अब क्योंकि इसकी GTI मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स से ज्यादा नहीं आ रही है, तो इट मींस पारस इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। आगे पूछा है व्हाट विल योर आंसर बी इफ ही हैड इनकर्ड 3 लाख एट ट्रेवल एक्सपेंडिचर ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस टू US टू स्टे विद हिज मैरिड डॉटर फॉर सम टाइम। क्या होता अगर वो अपनी बीवी के ऊपर फॉरेन ट्रेवल पर खर्च कर रहा है? बिल्कुल, फिर पकड़े जाते आप। फॉरेन ट्रेवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है 2 लाख का है। अगर कोई व्यक्ति प्रीवियस ईयर में 2 लाख या उससे ज्यादा खर्च करता है फॉरेन ट्रेवल पर, यस ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम irrespective of whether his gross total income is less than maximum amount not chargeable to tax। तो ऊपर से सब बेटा थ्योरी है कि कब कब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है। फिर हमने ये चेक करने के लिए कि इस बच्चे को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है नहीं करनी, इसकी GTI निकालेंगे। 2,88,000 एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 30,000 है, सेविंग बैंक आपका 3,000 है, आपका GTI 33,000 है आपका, लेस 80 TTA। तो ये देख लीजिएगा कि क्योंकि 80 TTA जो मिलती है अदर देन, वो मैंने वहां पर FD नहीं देखी थी, मतलब ये 3,000 इसलिए है क्योंकि 80 TTA जो मिलती है सेविंग अकाउंट पर मिलती है अदर देन रेकरिंग डिपॉजिट। 80 TT भी होती है अगर तो वो FD पर भी मिल जाती है, वो फिर मिलती है 50,000 रुपए तक। क्लियर है बेटा? तो ये जरूर आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जिस समय मैं पढ़ा रहा होता हूं तो उस समय मेरा जो ध्यान मेन जाता है वो जो आज के तारीख में कौन से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया था कि वो FD का इंटरेस्ट है, तो FD के इंटरेस्ट पर नहीं मिलती है। क्लियर है बेटा? तो ये मिल गई 30,000। तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम देखने के लिए टोटल इनकम नहीं देखनी है, आपको तो GTI देखनी है, और GTI भी कम है तो रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा अगर वो फॉरेन ट्रेवल पर खर्च करता 3 लाख रुपए, तो उस केस में उसे अपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी जरूर पड़ती है। क्लियर बेटा? एनी डाउट? कोई भी डाउट हो बता दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा। मिस्टर हरी aged 57 years is a resident of India. He provides you the following details of his income pertaining to previous financial year 21-22. Interest on non-resident external account maintained with State Bank of India at per 3,55,000 RBI stipulation. तो NRE अकाउंट हो गया, ये तो एग्जेम्प्टेड हो गए। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक मेंटेन विद SBI 8,000 और इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 40,000 रुपए। He seeks your advice on his liability to file return of income as per Income Tax Act for the assessment year 22-23। 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ जनवरी 21 में। What will be your answer if he has incurred 4 lakh on travel expenditure of newly married son and daughter-in-law honeymoon in Canada? अगर वो अपने सन इन लॉ डॉटर इन लॉ के ऊपर खर्च करते हनीमून पर तो 4 लाख रुपए, तो क्या आंसर आपका होता? तो पहले केस में तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि GTI ज्यादा है ही नहीं। लेकिन दूसरे केस में अगर इकोनॉमिक क्राइटेरिया में फंस जाएगा बंदा, तो क्योंकि वो 2 लाख से ज्यादा खर्च कर रहा है, तो यस ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इन द फॉलोइंग केसेस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 21-22
द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी or the total income of any other person in respect of which he/she is assessable under the Income Tax Act does not exceed the basic exemption, you are required to state with reason whether SSC is still required to file return of income or loss for assessment year 22-23 in each of the following independent situation. एक एक नंबर के 4-5 सिचुएशन आ गई पेपर में। आपसे ये कहा है कि जीटीआई तो मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा नहीं है, तो ऊपरी तौर से तो ऐसा लगता है कि नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन हो सकता है किसी इकोनॉमिक क्राइटेरिया में फंस जाए बंदा। तो अब एक एक केस को देखिएगा। मनीष एंड सन्स HUF सोल्ड ए रेजिडेंशियल हाउस ऑन विच देयर अरोज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 12 लाख विच वाज इन्वेस्टेड इन कैपिटल गेन बॉन्ड 54 EC सो दैट नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाज टैक्सेबल। फंस जाओगे आप, क्योंकि ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया में नहीं, ये मेन प्रोविजन में ही फंस जाओगे, क्योंकि मेन प्रोविजन में लिखा हुआ है कि बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 वाली। तो वैसे तो आपकी 2.5 लाख रुपए से कम आ रही हैं, लेकिन अगर आप ये एग्जम्पशन क्लेम ना करते 54 EC वाली, तो आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यही 12 लाख रुपए का है। तो यानी कि मनीष एंड सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, क्योंकि बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन 54 EC हिज ग्रोथ टोटल इनकम इज मोर देन मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। सेकंड देखिएगा, मिसिज अर्चना वाज बोर्न इन जर्मनी एंड मैरिड इन इंडिया, पैदा हुई थी जर्मनी, शादी इंडिया में हुई। हर रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर सेक्शन 66 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि ROR हैं। सी ऑन से कार इन जर्मनी विच सी यूजेस फॉर हर पर्सनल पर्पज ड्यूरिंग हर विजिट टू हर पेरेंट्स प्लेस इन दैट कंट्री, जो कि जब वे अपने मम्मी पापा के पास जाती हैं जर्मनी में तो उस कार को यूज करती हैं। तो ऑल्दो ऊपर बता रखा है कि इन सब की जीटीआई मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स से कम है। तो अब अर्चना की क्योंकि एक एसेट है, अब यहां पर एक डिस्प्यूट है, मैंने सब लिख रखा है, इस बारे में लॉ मेकर्स क्लियर नहीं है कि एसेट के अंदर क्या आएगा। एसेट इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस पर्पज, सेक्शन 139 के पर्पज के लिए एसेट डिफाइंड नहीं कर रखी। अगर आप प्लेन रीडिंग लेते हैं कि जी एसेट है, हर तरह की कार भी एक एसेट होती है, तो फिर इस अर्चना को ROI फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि इंटरप्रिटेशन के ना बहुत सारे तरीके होते हैं और जो भी नए प्रोविजन होते हैं उनमें सालों साल लग जाते हैं एक सही इंटरप्रिटेशन के आने में, जब तक गड़बड़ चलती रहती है। अब आप कहेंगे कि सर पेपर में क्या करें, पेपर में तो दोनों में से जो मैं दोनों व्यू बता रहा हूं आपके माइंड को डेवलप करने के लिए, कोई सा भी व्यू रख लीजिएगा एक और हो जाएगा। तो अगर प्लेन रीडिंग लें तो कार भी एक एसेट है, लेकिन क्योंकि एसेट यहां डिफाइंड नहीं है, लेकिन अलग अलग जगह जैसे कैपिटल गेन के लिए कैपिटल एसेट वर्ड डिफाइंड है, कैपिटल एसेट में पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी एसेट ही नहीं माना जाता। तो अगर उस तरह से मीनिंग लें या गिफ्ट पर्पज के लिए भी एसेट जो डिफाइंड है, मूवेबल प्रॉपर्टी जो डिफाइंड है, वहां पर्सनल पर्पज की जो कार वगैरह है वो एसेट के अंदर ही नहीं आती हैं। तो अगर उस तरह का मीनिंग लें तो कार इज नॉट एसेट, और जब कार एसेट नहीं है तो अर्चना इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, क्योंकि ये किसी भी क्राइटेरिया में नहीं फंसती। मैंने दोनों ही व्यू यहां पर लिख रखे हैं, समझ में आ रही बात? क्योंकि प्रैक्टिकली जो इनकम टैक्स का फॉर्म है उसके अंदर की एसेट कौन कौन सी हैं उनमें कार शामिल नहीं है फॉर्म में, क्योंकि दो चीजें, एक तो लॉ मेकर्स ने सेक्शन के अंदर ही डेफिनेशन दे रखी हो, जब सेक्शन के अंदर दे रखी है फिर तो वही लेनी पड़ेगी आपको। एक होती है डिपार्टमेंट ने अपने फॉर्म के अंदर कि आउटसाइड इंडिया अगर आपके पास ये एसेट है तो डिस्क्लोज कीजिए, तो उसमें कार है ही नहीं। तो एक वहां से भी ये व्यू आता है कि कार को शायद वो एसेट नहीं मानते हैं इस पर्पज के लिए। तो अगर वो व्यू लेते हैं तो फिर तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप लिटरल मीनिंग लेते हैं, वर्ड टू वर्ड वाला मीनिंग, क्योंकि लॉ क्लियर नहीं है, तो उस केस में फिर कार भी एक एसेट है।
और फिर रिक्वायर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट केस है, पूरा आंसर लिख रखा है मैंने। सुधाकर हैड इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 1,20,000 टुवर्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द एंटायर पेमेंट ऑफ विच वाज मेड थ्रू बैंकिंग चैनल। तो 1 लाख से ज्यादा का आपने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया है, इट मीन्स यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आप फंस जाते हैं। जल्दी से बताइएगा बेटा। नाउ इट इज क्लियर। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 इट क्लियर। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 की ही एक्सप्लेनेशन है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। सबसे पहले तो ये 30 अक्टूबर नहीं है, 31 अक्टूबर है। पहली डेट को सही कर लीजिएगा। अगर आप कंपनी हैं तो आपकी जो रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर है। जैसे आपका असेसमेंट ईयर 22-23 चल रहा है तो 31 अक्टूबर 2022। प्रीवियस ईयर आपका 2021 है, 31 मार्च 2022 तक खत्म हो जाएगा। 21-22 है ना। उसके बाद असेसमेंट ईयर की 31 अक्टूबर अगर आप कंपनी है। अगर आप कंपनी के अलावा एक ऐसे एसएससी हैं जिसका अकाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड है, वेदर अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट का मतलब 44AB 1 करोड़ से ज्यादा या 50 लाख से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर है, या हो सकता है किसी और दूसरे एक्ट में आपकी रिक्वायरमेंट हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में लिखा हुआ ही है कि आपको अपना ऑडिट कराना ही पड़ेगा। तो जिनके भी अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड है, चाहे इस एक्ट में चाहे किसी और एक्ट में, तो उनके लिए भी 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर इज द ड्यू डेट। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, अगर आप एक फर्म के वर्किंग पार्टनर हैं, वो फर्म के अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड है, वर्किंग पार्टनर के नहीं, फर्म के अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड है, तो फर्म की रिटर्न की जो ड्यू डेट है 31 अक्टूबर, ये पॉइंट नंबर 2 की वजह से होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी फर्म के वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कभी पेपर में गलती से भी पूछ लिया जाए कि आप स्लीपिंग पार्टनर हैं, एक ऐसी फर्म के जिससे फर्म के अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड है, तो स्लीपिंग पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वर्किंग पार्टनर की बात कर रहा हूं। और वर्किंग पार्टनर एक ऐसी फर्म के हैं जिस फर्म के रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड है, तो उसके लिए भी 31 अक्टूबर है, और उसकी वाइफ के लिए भी 31 अक्टूबर है अगर वो सेक्शन 5A अप्लाई होता है। अब सेक्शन 5A आपको जानकारी नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आप उसकी वाइफ के लिए भी, और नीचे लिखे आएगा ये एज्यूमिंग कि सेक्शन 5A अप्लाई होता है। तो देखिएगा, वेयर द एसएससी अदर देन द एसएससी रेफर टू इनक्लूड बी, बी को छोड़िए, अभी बी तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अगर कंपनी है, ए पर्सन अदर देन ए कंपनी हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और वर्किंग पार्टनर द फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर दिस एक्ट or under any law for the time being in force or the spouse of such partner the provision of section 5A shall apply. So 31st October of the assessment year, 31st October of the assessment year is the due date of return of income. एक एसएससी और है जो सेक्शन आपके यहां नहीं पढ़ाया जाता, ना है कोर्स में, उनके लिए 30th नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर है। In case of the assessee who is required to furnish a report of chartered accountant under section 92E, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट सेक्शन 92E में भेजनी है रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, तो उनके लिए 30th नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर है, और इन केस ऑफ एनी अदर एसएससी के लिए 31 जुलाई ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है। गलती से भी पेपर में पूछा जाए कि रिटर्न ऑफ इनकम की डेट क्या है, बच्चे गलती क्या करते हैं, कॉमन गलती 31 अक्टूबर, खाली इससे नंबर नहीं मिलेंगे। 31 अक्टूबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, 31 जुलाई ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, पूरा लिख के आएंगे तो नंबर मिलेंगे आपको। खाली आपने हैंगर में लटका के छोड़ दिया 31 अक्टूबर 31 जुलाई, नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। ये डेट क्लियर बेटा, सभी बच्चे बताएंगे। Is it clear to all of you? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है आपका, काफी समय पहले आया था। गवर्नमेंट ये आइडेंटिफाई कर रही है, मेंटेलिटी को पढ़ने की कोशिश कर रही है लोगों की,
कि बहुत सारे लोग रिटर्न ऑफ इनकम कुछ तो बेईमानी है इसलिए नहीं फाइल करते, कुछ लोग ईमानदार हैं वो फाइल करना चाहते हैं लेकिन उनके सामने कुछ दूसरी दिक्कतें आ जाती हैं जिसकी वजह से वो डरते हैं। आप इस तरह सोचिए कि एक सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो गया, आप में से बहुत सारे लोगों के सामने एक्सीडेंट हुआ, आप चाहते हैं मदद की जाए उसकी, थोड़ा सा आप देख के सकपका भी जाते हैं, दुख भी होता है, लेकिन फिर अपने मन को कंट्रोल करके आगे निकल जाते हैं। क्यों? जब पुलिस का लफड़ा पड़ेगा, अस्पताल लेके जाएंगे, दो चीजें हमसे पूछी जाएंगी, ये एक डर दिमाग में रहता है। इसी तरह से कुछ लोग तो हैं ही बेईमान, वो तो नहीं भरेंगे रिटर्न ऑफ इनकम अगर उनकी इनकम भी होगी। कुछ लोग ईमानदार हैं, नहीं भरना चाहते, नहीं भरते, क्यों? या सीए के पास जाना पड़ेगा, हमें खुद आती नहीं भरनी, वकील के पास जाना पड़ेगा, इतने का तो टैक्स नहीं बैठेगा जितने की उनकी फीस लग जाएगी, या चलो फीस भी नहीं है, 2 चक्कर काटने पड़ेंगे। समझ आ रही बात? तो गवर्नमेंट ने उनकी सहायता के लिए इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर का एक कॉन्सेप्ट निकाला है कि आपका साथी है भाई ये, इसके पास आइए, अपनी समस्या बताइए, बिना फीस लिए ये आपकी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा। यहां ये लिखा हुआ नहीं है बिना फीस लिए। अब आप कहेंगे सर इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर क्यों बनेगा कोई आदमी? इसे जो फीस है, कमीशन है, ये डिपार्टमेंट दे देता है। स्कीम्स में है ये चीजें। और एक अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या कुछ हद तक दूर हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बनाई होगी जी, 12th पास होने चाहिए आप, ग्रेजुएशन होने चाहिए आप, कुछ इस तरह का बना रखा होगा, जो कुछ ट्रेनिंग भी दी जाएगी बंदे को, जिससे, क्योंकि 12th पास, ग्रेजुएशन पास कोई इनकम टैक्स की नॉलेज थोड़ी होती है, तो कुछ ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वो ट्रेनिंग के बाद कोई एग्जाम ले लिया जाएगा, छोटा मोटा लाइसेंस दे दिया जाएगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर हैं, अपना ऑफिस खोल लीजिए और ये काम कर सकते हैं, तो आपकी जीविका भी चलती रहेगी। अब क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, आप सोच लें कि बहुत ज्यादा डेप्थ का ज्ञान तो होगा नहीं, तो इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर ऐसे लोगों की रिटर्न नहीं भर सकता जो कंपनी है, क्योंकि कंपनी की रिटर्न इतना आसान नहीं है। ऐसे लोगों की रिटर्न नहीं भरता सकता जिनका टैक्स ऑडिट होता होगा या जिनका टर्नओवर काफी ज्यादा है। लेकिन टैक्स ऑडिट के अलावा भी तो बहुत से लोग हैं जिनकी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर भर सकता है। क्लियर? और स्कीम में यह भी लिखा हुआ है कि कुछ लोग इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर बन ही नहीं सकते। जैसे कोई वकील है, वो इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं बन सकता, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं बन सकता। अब आपके मन में आ रहा होगा सही, तो निगेटिव बात हो गई, हमसे इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर का हक छीन लिया। बेटा हक नहीं छीना, आपकी डिग्निटी मेंटेन रहे, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई लॉयर इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर का बोर्ड लगा के रिटर्न फाइल करना शुरू करे तो इज्जत क्या रह जाएगी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, कि सीए करने के बाद भी कोई काम धंधा नहीं मिला, इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बन रहा है। तो दैट्स वाई कुछ लोगों को मना कर दिया है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर बन ही नहीं सकते। तो थ्योरी में कोई क्वेश्चन आएगा उसके लिए हम पढ़ रहे हैं इसे, और छोटे मोटे केस स्टडी भी आ सकती है। फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग एनी स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ पर्सन, यानी कि स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ पर्सन इस लायक हो जाएं टू प्रिपेयर एंड फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, द बोर्ड में बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन फ्रेम ए स्कीम प्रोवाइडिंग दैट such person may furnish their return of income through a tax return preparer authorized to act as such under the scheme। कुछ स्पेसिफाइड पर्सन, कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन अपनी रिटर्न भरवा सके इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के द्वारा, तो बोर्ड जो है नोटिफिकेशन जारी करके एक पूरी स्कीम देगा। वो डिटेल हमें नहीं पढ़नी होती यहां पर। दिस स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ए कंपनी और ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए टैक्स ऑडिट और ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ। ये स्कीम कंपनी के ऊपर या एक ऐसे पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जिनका ऑडिट होता हो, चाहे टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स में होता हो, चाहे अंडर एनी अदर लॉ होता हो, क्योंकि ऑडिट होने का मतलब टेक्निकल चीज पहुंच जाओगे। इट हैज बीन फर्दर प्रोवाइडेड दैट स्कीम फ्रेम्ड अंडर द सेट सेक्शन शैल स्पेसिफाई द मैनर इन विच टीआरपी शैल असिस्ट द पर्सन। पूरी डिटेल लिखी हुई होगी इस स्कीम में,
कि टीआरपी लोगों को कैसे असिस्ट करेगा, सहायता करेगा फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम में। एंड सेल ऑल्सो एफिक्स हिज सिग्नेचर ऑन सच रिटर्न, अपने सिग्नेचर से उसे ऑथेंटिकेट भी करेगा। स्कीम में सब कुछ लिखा हुआ होगा। कुछ लोग टीआरपी नहीं बन सकते। द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट ऑथराइज टू एक्ट एज टीआरपी टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर एनी ऑफिसर ऑफ ए शेड्यूल्ड बैंक इन विच एसएससी मेंटेन्स ए करंट अकाउंट और है रेगुलर डीलिंग। इसका मतलब क्या है? माना एसबीआई में आप नौकरी करते हैं, ऐसा नहीं कि एसबीआई में नौकरी करने वाला टीआरपी नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन मैं एसएससी हूं, मेरा उसी बैंक में करंट अकाउंट है, तो वो बंदा मेरे लिए टीआरपी का काम नहीं कर सकता। समझिए बात, वो मेरे लिए टीआरपी का काम नहीं कर सकता। इलीगल प्रैक्टिशनर ये बन ही नहीं सकता है, किसी के लिए भी टीआरपी का काम नहीं कर सकता। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी के लिए भी टीआरपी का काम नहीं कर सकता। एन एम्प्लॉय ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ पर्सन, द स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ पर्सन फॉर दिस पर्पस मीन एनी पर्सन अदर देन कंपनी और ए पर्सन हुज अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एक्शन 44AB और हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर। यानी कि अगर आप स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ कंपनी का मतलब क्या है? फॉर द पर्पस मीन एनी पर्सन अदर देन कंपनी और ए पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एक्शन 44AB और हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर। देखिए, कंपनी ऐसे लोग जो कंपनी में या जिनका टैक्स ऑडिट होता है, वो लोग तो ऊपर ही मना है, वो तो टीआरपी के माध्यम से भर ही नहीं सकते, इसलिए लिख दिया अदर देन लिख दिया। समझ में आई बात? वो लोग तो किसी भी टीआरपी के माध्यम से नहीं भर सकते, जिन लोगों का टैक्स ऑडिट होता है या जो कंपनी है। लेकिन अदर देन अगर आप स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ पर्सन के एम्प्लॉई हैं, सपोज कीजिए स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ पर्सन भी नोटिफाइड होंगे। क्या क्राइटेरिया है? माना एक फर्म है, अब फर्म एक स्पेसिफाइड क्लास है मान लीजिए, क्योंकि इस यहां नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये पूरी स्कीम को पढ़ने से पता लगता है। तो उस फर्म का जो एम्प्लॉय होगा अपनी फर्म के लिए टीआरपी का काम नहीं कर सकता। यानी कि जो पहला वाला पॉइंट है और जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये केवल अपने लिए काम नहीं कर सकते। लेकिन लीगल प्रैक्टिशनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी का भी टीआरपी नहीं बन सकते। बात समझ में आ रही है? ये किसी का भी टीआरपी नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ पर्सन के एम्प्लॉय हैं, तो आप सिर्फ उसके लिए टीआरपी का काम नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात बेटा? कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। बस यही आपसे पूछा जाएगा, ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा इसमें से। द स्कीम नोटिफाइड अंडर द सेट सेक्शन shall provide the manner in which a TRP shall be authorized, the educational and other qualification to be possessed, and training and such other conditions required to be fulfilled by a person to act as a TRP, the code of conduct for the TRP। बर्ताव क्या? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब एक नियम वगैरह की जिससे एक ऑथेंटिसिटी, एक डिग्निटी बनी रहे टीआरपी की, वो बताया जाएगा। द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द टीआरपी, द मैनर इन विच ऑथराइजेशन में बी विड्रॉन और एनी अदर मैनर विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी स्पेसिफाइड। ये सब स्कीम के अंदर आपको बताया जाएगा। जल्दी से बताइएगा बेटा। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो बता दीजिए बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको या नहीं है? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर साइन ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप कि नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो इनकम टैक्स है यहां पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में ये जो चैप्टर है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें बचा हुआ नहीं है और रिक्वेस्ट है कि पुरानी चीज़ें आप रिवाइज करते चले जाइएगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट की भरमार है, कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है। बार बार आप कुछ छोटी छोटी गलतियां करेंगे, गलतियां करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गलतियां करेगा वो पेपर में गलतियां नहीं करेगा। जो स्टूडेंट यहां गलती नहीं कर रहा है, मैं 200% श्योर हूं वो पेपर में गलती करेगा।
जो यहां गलती कर लेता है, अंशिका है, अभी लगातार मेरे से कुछ ना कुछ मैसेज करके वो पूछती रहती, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ठीक है ना, ये कंफर्म है, फिर वो पेपर में गलतियां नहीं होंगी। कल ही एक जो मैंने क्वेश्चन कराया था आपको टीडीएस में, उसमें पेंशन थी, मंथली पेंशन मिल रही थी, तो उनका मैसेज आया कि सर पेंशन तो एग्जेम्प्टेड होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। फिर मैंने समझाया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्टेड होती है, अनकम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं होती है। समझाया तो मैंने सैलरी में भी था, कई बार चिल्ला चिल्ला के समझाया था, लेकिन ये गलतियां फिर भी होती हैं। और जिस बच्चे की गलती हो जाए, अब ये समझ लीजिए वो परमानेंट मेमोरी में चला गया, अब पेपर में इस पॉइंट की गलती नहीं होगी। जो पॉइंट आप यहां गलत कर रहे हैं, मैं आपके जब टेस्ट लूंगा, टेस्ट में गलती कर रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस में गलती कर रहे हैं, जो भी गलती कर ली आपने, ये श्योर है कि वो गलती पेपर में नहीं होगी। तो जितनी गलतियां करनी है आप यहीं कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी गलतियां करनी है, गलतियां उसी से होंगी जो बच्चा पढ़ रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा। मैं जल्दीबाजी कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सोच लीजिए। वैसे भी अगर हम बात करें कि जो रिजल्ट आया था नॉर्मल के मुकाबले 2 महीने लेट आया था रिजल्ट। आपका जो बैच था 2 महीने बाद स्टार्ट हुआ था, जो नॉर्मल तरीका होता है स्टार्ट करने का, ठीक है। लेकिन कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप बस प्रैक्टिस करते चले आइए। थैंक यू वेरी मच। कल हम फिर सेम टाइम पे मिलते हैं। थैंक यू।